क्या आपको या आपके परिवार में किसी को थायराइड है और इसके लिए रोज दवा खानी पड़ती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उन्हें भी देखना चाहिए जिन्हें ये बीमारी नहीं है, ताकि आगे ये समस्या ना हो। थायराइड एक आम बीमारी है जो लगभग हर परिवार में किसी न किसी को है। इस बीमारी में जीवन भर दवा खाने की सलाह दी जाती है। इसके बावजूद ये पूरी तरह क्योर नहीं होती। उल्टा इसकी दवा हड्डियों को कमजोर कर सकती है। एक स्टडी में बताया गया है कि दवा से बेहतर है इसे दूसरे तरीकों से नियंत्रित या ठीक करना। ये तरीके क्या हैं, इसके बारे में आज हम एक्सपर्ट से विस्तृत बातचीत करेंगे। ये क्यों होता है और क्या इससे बचाव के कोई उपाय हैं? तो पहले जानते हैं थायराइड के बारे में कुछ बेसिक बातें। थायराइड दो तरह के होते हैं, हाइपो और हाइपर। हाइपो में बेवजह तेजी से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, हर समय थकान महसूस होती है। इसके अलावा ड्राई स्किन एंड हेयर, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड इंटॉलरेंस, डिप्रेशन, स्लो हार्ट रेट जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। हाइपरथायराइड में तेजी से वजन गिरता है, भूख बढ़ना, इरेगुलर हार्ट बीट्स, नर्वसनेस और चिड़चिड़ापन, गर्मी बर्दाश्त न होना, ज्यादा पसीना आना जैसे तमाम लक्षण दिखते हैं। पेशेंट महीनों सालों तक दवा खाते रहते हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट मानते हैं कि थायराइड पर नियंत्रण के लिए दवा पर निर्भर रहना ठीक नहीं, दूसरे उपायों से कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। वे उपाय क्या हैं? आइए बात करते हैं नई दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और डाइटिशियन डॉक्टर मंजरी चंद्रा से। डॉक्टर मंजरी, वेलकम। थैंक यू। नमस्ते किशोर जी। नमस्ते। हमारा पहला सवाल तो यही है कि थायराइड क्यों और किसे होता है? पहली चीज जरूर किशोर जी मैं कहना चाहूंगी, थायराइड बहुत ही कॉमन है। थायराइड का मतलब है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है उससे जो हार्मोन्स बनने चाहिए वो बराबर से नहीं बन रहा है, ऑप्टिमल अमाउंट में नहीं बन रहे हैं, जिससे कि हमारे बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो मेटाबॉलिज्म का मतलब जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे शरीर में हो रहे हैं, वो उनका जो प्रोसेस का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए आपने जो अभी लक्षणों की या सिम्टम्स की बात करी, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, हेयर लॉस, पेन, ये ना कोल्ड इंटॉलरेंस, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो बायोकेमिकल पाथवेज है वो स्लो डाउन हो गए। ये थायराइड होने से होता है। अब क्यों ये थायराइड हो जाता है, इसके कई कारण हैं। एक हम बोलते हैं इडियोपैथिक मतलब उसका कोई क्लियर रीजन नहीं है कि किसी को थायराइड क्यों हो जाता है, बट कुछ जो बहुत कॉमन कारण है कि थायराइड होने के। पहला कॉमन कारण जिसको हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, मतलब थायराइड कम T3 T4 बना रहा है, वो प्राइमरी कंडीशन जो है ज्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण होती है। मतलब हमारे थायराइड को ठीक से अपने थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन डी, कुछ अमीनो एसिड्स जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब चाहिए होते हैं। अब अगर आपके शरीर में B12 की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, फॉलिक एसिड की, आयरन की, जिंक की कमी है, क्योंकि आपका खाना उतना न्यूट्रिशियस नहीं है, तो आपको ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। मतलब थायराइड इनफ T3 T4 नहीं बनाता। इसमें एक बहुत ध्यान करने वाली बात है कि जिसको हम T4 बोलते हैं ना, थायरॉक्सिन, वो हार्मोन एक्चुअली एक्टिव हार्मोन नहीं होता है। इसका एक्टिव फॉर्म होता है T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 को T3 बनने के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जैसे सेलेनियम, जिंक। अगर मैं नट्स नहीं खा रही हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रही हूँ, तो शायद मुझे इनफ जिंक और सेलेनियम नहीं मिल रहा। तो अगर मैं T4 है भी तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड टू दिस, जो हम ड्रग लेते हैं थायराइड की, जिसको थायरोनॉम बोला जाता है, उसका अगर आप पीछे देखें तो वो एक्चुअली T4 है, इट्स लिवोथायरॉक्सिन। आपको सिंथेटिक T4 दिया जाता है जो एक हार्मोन है। पर T4 खाने से भी कई बार फायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए जो न्यूट्रिशनल पाथवेज हैं उनमें भी डेफिशिएंसी है। तो ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है किशोर जी।
तो हम ये माने कि थायरोनॉर्म खाना बेकार है? देखिए वो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बेकार है, क्योंकि टीएसएच लेवल्स को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका थायराइड गड़बड़ हो गया, टीएसएच बढ़ गया, तो थोड़े, जैसे आपको बुखार है, आप थोड़े दिन के लिए बुखार की दवा खाते हैं, सारी जिंदगी तो नहीं खाते ना। तो थोड़े दिन के लिए आपको थायरोनॉर्म की जरूरत पड़ सकती है कि आपका टीएसएच, T3 T4 रेगुलेट हो जाए। लेकिन ओवरऑल इसका ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन में, लाइफस्टाइल में, वेट लॉस में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में ज्यादा है किशोर जी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 5-5 साल से थायरोनॉर्म खा रहे हैं। जी, मैं ऐसे तुमको जानती हूँ जो 30-30 साल से थायरोनॉर्म खा रहे ओहो। हैं। जी। अच्छा, मेरा पहला ये सोल्यूशन पे बात करेंगे, मेन तो सोल्यूशन पे ही बात करेंगे आपसे, लोगों जानेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। पहले मुझे ये बताइए कि लोग टेस्ट कराने जाते हैं, पता चलता है कि उनको थायराइड है, अब कोई शुरुआती लक्षण दिखते नहीं है, तो ऐसा कौन सा लक्षण दिखे कि हमको ये समझ जाना चाहिए कि ये थायराइड हो सकता है, हमें टेस्ट कराना चाहिए? कोई डिस्क्रीट इसके सिम्टम्स है नहीं, ज्यादातर जनरलाइज सिम्टम्स हैं जिसको लोग डायरेक्टली थायराइड से रिलेट नहीं करते। जैसे कॉन्स्टिपेशन, कौन सोचेगा कि कॉन्स्टिपेशन थायराइड के कारण, कौन सोचेगा कि मुझे कुछ चीजें याद नहीं रह रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, भूल रहे हो। हम जिसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस में आप कमजोर हो जाते हैं, नंबर्स आपको याद नहीं रहते। या जैसे एक्सट्रीमिटीज में बहुत ठंड लगना, हाथों पैर हमेशा ठंडे रहना, बहुत ड्राई स्किन होना, बहुत ड्राई हेयर फॉल होना, इनको हम डायरेक्टली थायराइड से एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि कई और चीजों के भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए हम, कई लोग इसको समझ नहीं पाते। वेट से जरूर लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वजन बहुत बढ़ने लगता है तो लोग जाकर जरूर थायराइड चेक कराते, कि थायराइड चेक करा लेता हूँ, कहीं मेरा थायराइड तो गड़बड़ नहीं है, इसलिए तो मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। एक वो चीज लोग जरूर समझ पाते हैं। क्या थायराइड जेनेटिक है? अगर माता पिता को है तो बच्चों को भी हो सकता है? नहीं नहीं, नॉट नॉट रियली जेनेटिक। इसका, ये डायबिटीज या हार्ट डिजीज के लिए तरह उतना जेनेटिक प्रोपोजिशन नहीं है इसमें। ये मोर अ लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एक और तरह का थायराइड होता है, ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस, हाशिमोटोस कहते हैं, बहुत कॉमन लोग जानते हैं। ऑटो इम्यून होता है, जैसे मुझे अगर डायबिटीज है और मेरा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, तो मुझे थायराइड होने की चांसेस भी ज्यादा है। और या फिर मुझे कोई तरह की सीरियस ऑटो इम्यून इलनेस है, जैसे कि कुछ लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या और तरह के ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, उनको भी थायराइड ज्यादा है। जो ऑटो इम्यून तरह का भी थायराइड होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम फ्लेयर अप कर जाता है। अब हमें बताइए, हम असली सवाल पे आते हैं। जैसा कि आपने कहा 30-30 साल से लोग खा रहे हैं दवा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या सोल्यूशन है? आप बताइए, इसका ऑप्शन क्या है? इसका तीन मेन, अगर आप डिनोमिनेटर, तीन चीजें आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी अगर आप अपने थायराइड को रेगुलेट करना चाहते हैं। सबसे पहला वजन हो जाता है इसमें। हालांकि ये दोनों, कई लोग सोचते हैं मुझे थायराइड है इसलिए मेरा वजन बढ़ गया, ये एक्चुअली उल्टा भी होता है। अगर आप बहुत ओवरवेट होंगे तो आपका स्लगिश थायराइड हो जाएगा। तो आपको अपना वजन रेगुलेट करने, अगर आप बहुत ओवरवेट है, जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर के पास कोई नी सर्जरी के जाता है, तो डॉक्टर बोलता है पहले वजन कम करके आओ, नहीं तो सर्जरी। इसी तरह थायराइड में आप वजन अगर अपना ठीक कर लेंगे, परसेंटेज बॉडी फैट कंट्रोल करेंगे अपनी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के थ्रू, तो आपको पहला थायराइड कम कम प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। आपके थायराइड वैसे ही नॉर्मलाइज होने लगेगा। पहला तो ये। दूसरा, स्ट्रेस। हमारे शरीर में एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, तो कॉर्टिजोल एक हार्मोन बनाता है। जितना ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा, उतना ही कॉर्टिजोल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उतना ही थायराइड का पे अफेक्ट पड़ता है उसका। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो लोग बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, डेडलाइंस, हमेशा काम कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी तरह का स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं कर रहे हैं, उनको भी थायराइड होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे औरतों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है थायराइड, बिकॉज वो स्ट्रेस को इंटरनलाइज कर लेती है। मेन स्टिल कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, women tend to be bound with too much of responsibility, तो वो स्ट्रेस रिलीव नहीं हो पाता।
तो स्ट्रेस भी एक कारण है। और तीसरा जो मेन कारण है वो है न्यूट्रिशनल कारण। तो तीसरी चीज जो करनी चाहिए वो न्यूट्रिशनल करेक्शन। अगर आपका खाना बहुत ज्यादा रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, उसमें सफेद चीजें आप खा रहे हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स की कमी है, तो आपका अंडर एक्टिव थायराइड होने की बहुत हाई चांस है। इसीलिए आजकल छोटे यंग पॉपुलेशन में भी देखा जाने लगा है, क्योंकि यंग लोग बहुत प्रोसेस्ड और फास्ट फूड और रिफाइंड फूड खा रहे हैं, तो उनको जिंक, मैग्नीशियम और बहुत सारे यंग लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बाहर नहीं खेलते बच्चे, घर के अंदर रहते हैं। तो अपने मिनरल्स और विटामिन स्पेसिफिकली इसमें 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं: जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फॉलिक एसिड जिसको B9 भी कहते हैं, आयरन, विटामिन B12 और विटामिन डी। ये बहुत क्रूशियल हो जाते हैं नॉर्मल थायराइड के फंक्शन के लिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा अगर थायराइड को ना। और अगर आप न्यूट्रिशनली डेंस खाना खाते हैं, तो हमने देखा है 3 से 6 महीने लोग अगर अपनी डाइट को बहुत न्यूट्रिशियस बना लेते हैं और वेट कंट्रोल करते हैं, तो थायराइड उनका काफी हद तक ठीक हो जाता है, उनको दवाइयों की जरूरत नहीं। आपने टेक्निकल भाषा में तो हमें समझा दिया, मेडिकल भाषा में मैग्नीशियम होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। आम लोगों को ये बताइए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, नहीं खाना चाहिए बहुत आसान है। जो भी चीज में से उसका ब्रैन या छिलका या जिसको हम बोलते हैं होल चीज निकाल के वो रिफाइन कर दी गई, चाहे सफेद आटा हो, सफेद चावल हो, सफेद नमक हो, चीनी हो, या कोई भी तरह के सीड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स जिनको हम बोलते हैं, या कोई भी चीज जो कि इंडस्ट्री हमारी टेबल पे बना के रखती है, फास्ट फूड कंपनीज हमारी टेबल पे रखती हैं, पहला तो वो हटा देना चाहिए, क्योंकि उनमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो आप, और वो आपका वजन भी बढ़ाते हैं। तो दोनों तरफ से आपके थायराइड को इम्पैक्ट। जो खाना चाहिए उसमें 4-5 मेन चीजें हैं। पहला है कलरफुल वेजिटेबल्स, क्योंकि जितना रंग बिरंगी आप सब्जियां खाएंगे उतना ही चांसेस है कि आपको जो जैसे हम विटामिन की, बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, वो आपको मिलेगा। दूसरा, कुछ नट्स और सीड्स होते हैं जिनमें मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम वगैरह बहुत पाया जाता है, जैसे ब्राजील नट्स हैं, पाइन नट्स, चिलगोजा बोलते हैं हम हिंदी में, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स, या कुछ सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, सेसमे सीड्स, चिया सीड्स, ये सारी सीड्स में और नट्स में बहुत हाई क्वांटिटी, इसीलिए सीड्स को बहुत न्यूट्रिटिव माना जाता है, क्योंकि उनमें, और नट्स को, क्योंकि उनमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। और थर्ड चीज जो लोगों को खानी चाहिए, गुड फैट, क्योंकि गुड फैट अगर आप नहीं खा रहे तो आपका शरीर विटामिन ए, विटामिन डी अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता, कई सारे मिनरल्स भी प्रोसेस नहीं कर पाते। जैसे जिंक होने से भी अगर फैट की कमी है तो जो इसका बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है वो नहीं बनता। गुड फैट में क्या होता है? गुड फैट में हम ऑफ कोर्स घर में बना हुआ घी या गाय का घी जिसको हम बोलते हैं, कोकोनट बहुत अच्छा फैट है खाने के लिए, किसी भी फॉर्म में आप लें, कोकोनट वाटर के अलावा मिल्क है, कोकोनट का ऑयल है, या गरी ऐसे ही खा सकते हैं। नट्स एंड सीड्स आर गुड फैट्स। देन ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जैसे हम अपने घरों में मक्खन बना लेते हैं, सफेद मक्खन, वो हम खा सकते हैं। या फिर अगर आप जिस एरिया में बड़े हुए हैं, जो एथनिक आपका ऑयल रहा है, नॉट रिफाइंड ऑयल, जैसे अगर आप गुजरात से हैं वहाँ तिल का तेल इस्तेमाल होता था, अगर आप बंगाल से हैं वहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल होता था, तो जो कोल्ड प्रेस्ड फैट ऑयल जो आपका एथनिक ऑयल था वो भी अच्छा फैट होता है, क्योंकि आपके जेनेटिक सिस्टम से अलाइन करता है। क्या थायराइड आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है? नॉर्मली इतना मतलब ऐसा कोई बहुत कम लोग हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेजेस में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अदरवाइज बेसिक मेडिकेशन से और मैनेज हो जाता है। और कई लोग तो कुछ ज़्यादा करते नहीं थायराइड को लेकर, वो सिर्फ उनको लगता है हमने थायराइड की दवा खा ली तो बस चल जाएगा काम। बट इसमें इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है, जिसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं जाती थायराइड से रिलेटेड। जिनको ये बीमारी नहीं है, उनको ना हो, उसके लिए क्या करें? प्रिवेंशंस क्या है इसके? तो प्रिवेंशन वही 3 है जो हमने ट्रीटमेंट के करे थे: अपना वजन
और अपना परसेंटेज बॉडी फैट कंट्रोल में रखें। अगर आपकी चर्बी बढ़ रही है, शरीर में वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको ठीक करें, नहीं तो वजन के साथ साथ थायराइड में प्रॉब्लम हमेशा आती है। इसीलिए ओवरवेट के साथ ये ज्यादा रिलेटेड है। सेकंड है स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल्स हमेशा हाई रहता है तो आपका थायराइड अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको वो जो बाइंडिंग हॉर्मोन्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है शरीर में। और तीसरा है ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल खाना खाना, हरी सब्जियां जैसे हमने बोला, कलरफुल वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, गुड फैट्स, मिलेट्स, लेंटिल्स, बीन्स, जितनी भी न्यूट्रिशनली डेंस चीजें होती हैं उनको कंज्यूम करें इनफ अमाउंट। मतलब लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन जरूरी है इसके लिए। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है, लेकिन वो स्मोक करते हैं, वो अल्कोहल लेते हैं, तो ये कितना नुकसान पहुंचाता है? स्मोक और अल्कोहल तो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारी फिजियोलॉजी के, हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट थायराइड पे भी होता है, डेफिनेटली होता है। अगर लिवर आपका बराबर से काम नहीं कर रहा है तो थायराइड गड़बड़ होने की चांसेस बहुत हाई होती है। सिमिलरली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो इम्पैक्ट होता है, बट मतलब ऐसा नहीं कि स्मोकिंग सेजेशन से पूरी तरह से सिर्फ थायराइड ठीक हो सकता है, बट इन नो वे स्मोकिंग इज समथिंग दैट शुड बी डन।